शुरुआत है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसका जो प्रारंभिक सिद्धांत है, यानी कि जो इसका पहला सिद्धांत है, उसे हम कहते हैं प्रारंभिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत, ये प्रारंभिक सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रारंभिक सिद्धांत दिया था एमुइल कंट ने। किसने दिया था? तो एमुइल कंट ने। इसका प्रारंभिक सिद्धांत है वो एमुनल कंट। एमुनल कंट ने है जो इसका सिद्धांत है, कांट, एमुनल कांट, इसने है वो सबसे पहले ये जो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का सिद्धांत दिया, जिसे हम प्राकृतिक जो प्रारंभिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। फिर इसका जो दूसरा सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका दूसरा जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या, इसी को है वो संशोधन करके इसने पेश किया था, जिसको किया था इसने निहारिका परिकल्पना के नाम से। ठीक है, निहारिका परिकल्पना के नाम से। अब निहारिका परिकल्पना के नाम से किसने जो है वो इसको संशोधित करके जो है पेश किया था? तो वो किया था 1796 के अंदर। और किसने किया? तो लाप्लेस ने। किसने? तो लाप्लेस ने। लाप्लेस ने है इसको नया संशोधन करके इसको पेश किया था, संशोधन पेश किया था इसका, जिसका नाम दिया इसने निहारिका परिकल्पना। ठीक है, संशोधन पेश किया, प्रारंभिक सिद्धांत का ही संशोधन पेश किया, जिसे इसने नाम दिया था निहारिका परिकल्पना। और निहारिका परिकल्पना है वो 1796 के अंदर जो है वो लाप्लेस ने दी थी। ठीक है, इसके बाद इसकी जो है फिर से इसमें संशोधन होता है। और फिर से इसका संशोधन कब होता है? तो इसमें फिर से संशोधन होता है 1950 में। ठीक है, इसका फिर से संशोधन होता है 1950 में। दो व्यक्ति करते हैं, दो व्यक्तियों का नाम है सिमिड। ठीक है, एक का नाम है सिमिड, जो कौन है? रूस का है। सिमिड कहाँ का है? तो रूस का है। ठीक है, सिमिड कहाँ का है? रूस का है। और दूसरा है कार्ल वाइजास्कर। ये है कार्ल वाइजास्कर। ये कहाँ का? तो ये जर्मन का। ठीक है, जर्मन का है। इसने भी इसका सिद्धांत दिया है, जिसे निहारिका परिकल्पना सिद्धांत है। इसमें इसने कुछ संशोधन है वो 1950 में इसमें संशोधन किया गया है। जो एमुइल कंट है वो भी जर्मन का था। ठीक है, एमुइल कंट कहाँ का था? तो एमुइल कंट भी जर्मन का था। तो ये जो है प्रारंभिक सिद्धांत है एमुइल कंट ने दिया था, जर्मनी का रहने वाला था एमुइल कंट, जिसने पहला प्रारंभिक सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के इसने सिद्धांत दिया। ठीक है, यानी ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है वो इसी ने दिया था। फिर इसने जो दूसरा दिया है निहारिका परिकल्पना, वो 1796 में लाप्लेस ने दिया है। 1796 के अंदर लाप्लेस ने दिया है। फिर इसमें फिर से संशोधन किया 1950 में, जिसमें दो व्यक्तियों का नाम है, एक तो सिमिड हो गया और दूसरा हो गया आपका कार्ल वाइजास्कर, जो कि एक है रूस का और एक है जर्मन का। कब किया था? 1950 में। ठीक है, इसके बाद जो है इसने संशोधन किया था, उस निहारिका परिकल्पना दी थी। अब ये निहारिका है क्या? ठीक है, निहारिका के बारे में बात करते हैं कि ये जो निहारिका है वो निहारिका क्या है? तो निहारिका है हमारे ब्रह्मांड की जो जानकारी है उसे हम निहारिका कहते हैं। किस प्रकार से कहते हैं निहारिका क्या है? तो देखो, जो हमारी ब्रह्मांड में जो गैसें हैं, ठीक है, ये ब्रह्मांड हो गया और इसमें जो गैस है, ठीक है, और इनसे जो बादलों का निर्माण होता है, और यहाँ पर जो बादल वगैरह है, ठीक है, और ये तारे और ये पिंड है, इनकी जो जानकारी है वो निहारिका परिकल्पना के अंदर आती है। ठीक है, तो ये निहारिका परिकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई है, पूछा जा सकता है। फिर है जो ब्रह्मांड के आधुनिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो किसने दिया था? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो ब्रह्मांड के विस्तारित सिद्धांत कह सकते हैं या ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत कह सकते हैं। तो ये जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, बिग बैंग ने दिया था। अब बिग बैंग थ्योरी है वो क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। हमारा जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है वो क्या है। बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने दी थी? तो एडविन हब्बल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो एडविन हब्बल के द्वारा दी गई है। एडविन हब्बल के द्वारा पूछी जा सकती है कि बिग बैंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? तो एडविन हब्बल के द्वारा दी गई है। ठीक है, एडविन हब्बल ने है वो बिग बैंग थ्योरी दी थी, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक है, इसका हिंदी में नाम पूछा जा सकता है, तो हो सकता है कि इसका हिंदी में नाम पूछ ले, तो विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक है, इस नाम से है वो इसने बिग बैंग थ्योरी दी गई है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि आकाश गंगा है वो समय के साथ दूर दूर हो रही है। किस प्रकार से हो रही है? तो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हो रही है? ये गुब्बारा लीजिए आप, और इस गुब्बारे में गुब्बारों या हवा बनने का ऑप्शन, ये हवा बनी है। अब एक बार तो मैं अठमा नाम लिख दिया बच्चा, अठमा बार नाम लिख दिया, इज का भी को नाम लिख दिया। यहां मान लीजिए मैंने कुछ नाम लिख दिया, ठीक है,
अब इसमें जैसे आप हवा भरोगे, ये अभी यहाँ पर है और इसमें गैप जो है वो कितना है, यहाँ पर जो गैप है वो 10 मीटर का है, सॉरी 10 से, हाँ 10 मीटर मान लीजिए, इतना सा गैप है। अब इनमें थोड़ी और हवा भरी और वही अट्ठा निशान मारो नाम अट्ठा गोल, अब वो अट्ठा गोल है। तो ये जो दूरियां हो रही है वो ये कह रहा है कि समय के साथ ये दूरियां हो रही है, किस प्रकार से हो रही है कि इसमें हवा भर रहे हैं तो हमारे नाम में दूरियां हो रही है, जिस प्रकार उसमें और मेरे में दूरियां हो गई उसी प्रकार से इसमें दूरियां हो, पर्सनल नहीं जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम लिख लीजिए, एक्स वाई जेड हमने यहाँ नाम दे दिया, एक्स वाई जेड हम यहाँ नाम दे रहे हैं, एक्स वाई जेड हम यहाँ नाम दे रहे हैं, यहाँ निशान बना रहे हैं। अब जब ये निशान दूर दूर हो रहे हैं, फिर इसमें और ज्यादा हवा भरेंगे तो फिर ये निशान और दूर दूर होंगे, तो इसी प्रकार से है वो आकाश गंगाएं दूर दूर हो रही है, ठीक है। फिर इसी को जो है वो नया नाम दिया था, जिसे स्थिर जो है क्या नाम दिया था, स्थिर अवस्था परिकल्पना। स्थिर अवस्था परिकल्पना ये किसने दिया था, तो ये होयल ने दिया था, स्थिर अवस्था परिकल्पना। स्थिर अवस्था परिकल्पना ये किसने दिया था, तो स्थिर अवस्था परिकल्पना है ये दिया था हव्वल ने। किसने दिया, तो हव्वल ने। किसने दिया था, हव्वल ने दिया था, सॉरी हव्वल ने नहीं, होयल ने। होयल ने ये जो है वो नाम किसने दिया था, तो ये दिया था होयल ने, क्योंकि हब्बल तो ये हो गया, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो एडविन हब्बल ने दी थी। इसने कहा था कि समय के साथ है वो आकाश गंगाएं दूर दूर हो रही है, दूर दूर भाग रही है आकाश गंगाएं, ठीक है। किस प्रकार से भाग रही है, तो जैसे वो और मैं भाग रहे हैं उसी प्रकार से ये आकाश गंगाएं दूर दूर भाग रही है। फिर इसकी जो है इसका नाम दिया था विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, लेकिन इसका जो नया नाम दिया था वो नया नाम दिया गया है स्थिर अवस्था परिकल्पना। अब ये बिग बैंग थ्योरी है वो है क्या, बिग बैंग थ्योरी कहना क्या चाहती है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी है वो 13.7 अरब करोड़ वर्ष पहले की बात की दी हुई है, ठीक है, करोड़ वर्ष, वर्ष पूर्व, ठीक है। इससे पूर्व की बात है कि विलक्षण परमाणु है वो एकदम सुई की नोक जितने थे। कौन, विलक्षण परमाणु, कितने थे, तो सुई की नोक जितने थे। सुई की नोक जितने विलक्षण परमाणु थे, तो इसका तापमान और घनत्व है वो अनंत था। तापमान एंड घनत्व ये कितना था, तो ये अनंत था। सबसे पहले इनका तापमान कितना था, तो अनंत था, अनंत तापमान था, बहुत ज्यादा तापमान था। फिर ठीक है, जब ये सुई की नोक जितने थे इतने से थे तो इसमें अनंत तापमान था। जब ये अनंत तापमान ये जब विस्फोट हुआ तो 3 सेकंड के अंदर एक परमाणु बन गया, ठीक है, सॉरी 3 मिनट के अंदर एक परमाणु बन गया। इतना खतरनाक तरीके से इसमें विस्फोट हुआ कि यहां हर एक 3 मिनट में एक परमाणु बनता गया, तो इसमें हुआ फिर एक महाविस्फोट, ठीक है। महाविस्फोट हुआ और 3 मिनट में एक परमाणु बनी, ठीक है। लेकिन फिर ये धीरे धीरे ये ठंडी हुई। ठंडी किस प्रकार से हुआ, तो जब ठंडा हुआ तो ये ठंडा इतना हुआ कि 3 लाख समय, 3 लाख वर्ष लगे, 3 लाख वर्ष, 3 लाख वर्ष बाद में ये ठंडा होता है, ठीक है। और कितना ठंडा होता है, तो 45,000 केल्विन ठंडा हो जाता है। कितना ठंडा हो जाता है, तो 45,000 केल्विन है वो ठंडा हो जाता है। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कह रही है कि 13.7 अरब करोड़ वर्ष पूर्व एक विलक्षण परमाणु था जो सुई की नोक जितना था। फिर उसमें एक दिन विस्फोट होता है, भयंकर तरीके से बछड़े उठे, बछड़े उठता है, बिको मायने बिको घनत्व और तापमान अनफंट तापमान बढ़ने जा रहे, बढ़ने जा रहे, नशा तापमान फूटी भाई, नशा तापमान होता है वो जो बछड़े बछड़े उड़ता है, मुझे महाविस्फोट देना, एक 3 मिनट का मैंने फिर एक परमाणु बन गो इतनी स्पीड में। फिर भी ठंडे हो 3 लाख वर्ष लागा, 3 लाख साल लगी ना जना जार वो ठंडो हुई हो। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के बाद हम पढ़ते हैं तारों का निर्माण, कि तारों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। ये है तारों का निर्माण। तारों का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो तारों का निर्माण है वो हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल है, ठीक है, निहारिका के अंदर झुंड में बढ़ते हुए जो गैसीय छिपिंड है वो धीरे धीरे एक तारों का निर्माण बना लेते हैं, ठीक। किस प्रकार से है, तो देखो ये एक आपकी निहारिका है। निहारिका जो है उसमें निहारिका में जो आपके बादल हैं और गैस हैं, बादल एंड गैस,
गैस कौन सी? तो हाइड्रोजन। गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है और आपकी हीलियम है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये पास पास में आती हैं, ठीक है। ये बादल गैस और ये बादल और गैस ये धीरे धीरे पास में आते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे पास में आते हैं। जब ये धीरे धीरे पास में आते हैं तो एक पिंड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये पिंड बनाते हैं उस पिंड को ही हम तारा कहते हैं, और सूर्य इसी प्रकार से बना हुआ है। यानी ये तो बादल हो गए, ठीक है। ये जो बादल है गैस, ये बादल है, ठीक है। और ये आपकी गैस है, ठीक है। और ये आपकी गैस है, धूल के कणों वगैरह मिलकर के एक तारे का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और ये अनंत तारे, अनंत तारा मिलकर एक आकाश गंगा को निर्माण कर लेते हैं। तो तारों का समूह है वो क्या कहलाता है? तारों का समूह है वो कहलाता है आकाश गंगा। ठीक है, तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। लेकिन तारों का निर्माण कहाँ होता है, यानी तारों का जन्म पूछ लें, या तारों का जो जन्म है वो कहां पर होता है? तो निहारिका के अंदर होता है, क्योंकि ये सब चीजें कहां हो रही है? निहारिका के अंदर हो रही है। तो तारों का जो जन्म है कहां होता है? तारों का जन्म तो ये होता है हमारी निहारिका में, ठीक है। तो तारों की जन्मदाता किसे कहा जाता है? निहारिका का, निहारिका को कहा जाता है, ठीक है। ये आकाश गंगा है। अब इस आकाश गंगा का व्यास कितना है? ठीक, ये आकाश गंगा तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाती है, जिसका व्यास है 80,000 से 1.5 लाख, 1.5 लाख प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? ठीक, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि जो आपकी दूरी तय करने का मापक, ठीक है। दूरी, दूरी मापन, दूरी का मापन किसमें किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष में किया जाता है। कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी एक सेकंड में 3 लाख की स्पीड है, ठीक है ना। और 3 लाख की स्पीड है ना भाई, एक धरती हूं, सूर्य को प्रकाश है धरती पर, अब हम कब टाइम ले रहे हैं? तो 8 मिनट 31 सेकंड सूर्य का प्रकाश। धरती या पृथ्वी? पृथ्वी, अच्छा रहेगा। पृथ्वी पर कितनी? तो 8 मिनट और 31 सेकंड में, ठीक है ना। 8 मिनट 31 सेकंड, यहाँ 8.31 मिनट, ठीक है। 8 मिनट 31 सेकंड में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 18 लाख, सॉरी 18 करोड़। कितनी है? तो 18 करोड़ है। कितनी है? देख लेते हैं। 18 करोड़ है, सॉरी 14 करोड़, 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर अति दूरी है। अति दूरी 31 सेकंड में, तो 31 सेकंड में 8 मिनट 31 सेकंड में कवर कर देगा। तो एक सूत्र है, वो सूत्र है, ठीक है। तो ये सूत्र हो जाता है, ठीक। ये है तारों का निर्माण। तारों का निर्माण किसमें होता है? तो देखो, तारों का निर्माण होता है निहारिका के अंदर, जहां बादल और धूल के कण और ये गैसें मिलकर एक पिंड का निर्माण करती है, और ये पिंड है वो एक तारे का रूप ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो जन्म है वो कहाँ होता है? तारों का जन्म कहाँ होता है? तो निहारिका के अंदर तारों का जन्म होता है। तारों का समूह है जो क्या कहलाता है? तारों का समूह है वो आकाश गंगा कहलाती है। और आकाश गंगा का व्यास है वो 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी मापने का साधन है, ठीक है। प्रकाश वर्ष में दूरी का मापन किसमें किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष में किया जाता है, ठीक है। और यह है वो दूरी का मापन प्रकाश वर्ष में किया जाता है। तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, ठीक है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में जा सकता है प्रकाश इतनी स्पीड से जाता है। सूर्य से जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 31 सेकंड का टाइम लेता है, जिसकी गणना है वो 9.46 गुणा 10 की घात 12 से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 किलोमीटर इसकी दूरी
मानी है, ठीक है। इसकी स्पीड से चेक करोगे तो आप इतनी दूरी हो जाती है। तो ये हो गया हमारे तारों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे कि तारों की चमचमाहट है वो किस प्रकार से होती है, यानी तारे चमकते कैसे हैं, ठीक है। ये हो गया कि तारे चमकते कैसे हैं, ठीक। तारे कैसे चमकते हैं, तो जब तापमान है, ठीक है, तारे चमकते कैसे, तो निहारिका के अंदर जब ये गैस है वो जब पास पास आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, जब पास आती है तो ये जब धीरे धीरे पास में हो जाती है तो इनमें क्या है कि तापमान और घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। जब ये निहारिका है हमारी, ये निहारिका है और यहाँ पर जो है वो तारा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये गैसें हैं, ठीक है, गैसें हैं, धूल के कणु है, ठीक है, ये पास में आते हैं, घनत्व, तो ये पास में आते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये घनत्व और तापमान बढ़ाते हैं, घनत्व एंड तापमान। जब घनत्व और तापमान बढ़ता है, जब घनत्व और तापमान कितना बढ़ता है, तो 10 मिलियन डिग्री, ठीक है, कितना, 10 मिलियन डिग्री, इतना तापमान बढ़ता है। 1500 डिग्री पर हमारा जो 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इतना जब तापमान बढ़ता है 1500 डिग्री सेल्सियस पर, लोहा है वो पिघल जाता है, लोहा पिघल जाता है इस डिग्री पर, लोहा है वो इस तापमान पर पिघल जाता है, और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर है वो सूर्य चमकता है। तो ये जब इतनी स्पीड से यानी 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान इसके अंदर पास होगा तो ये तारे हैं वो आपस में चमचमाहट करने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इतनी गर्मी के कारण है वो इनमें है भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो ऊर्जा क्या करती है, प्रकाश बिखेरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से है वो तारे चमचमाने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से है वो तारे हैं वो चमकते हैं। तारे कैसे चमकते हैं, तो निहारिका के अंदर जो गैस के कण और जो आपकी गैस के कण हो गए और आपकी धूल वगैरह हो गई, तो ये जब पास आते हैं तो ये जो है वो घनत्व बढ़ाते हैं, ठीक है। ये तारा हो गया, और इसके आसपास में जैसे ये हो गई आपकी गैस हो गई हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गई ये, और ये हो गए आपके कणु अणु, और ये धूल वगैरह, ये जब पास आते हैं तो इसका जो है तापमान, इसका जो है वो घनत्व बढ़ता है और तापमान बढ़ता है। तापमान कितना, तो 10 मिलियन डिग्री यानी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस जब तापमान बढ़ जाता है, तब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, तब क्या है कि हमारे तारे हैं वो चमकते हुए हमें प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से हम वो तारे चमचमाने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि ग्रहों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। तो ग्रहों का निर्माण कैसे होता है, ग्रहों का निर्माण है वो तारों के निर्माण के समय जो गैस के बादल निहारिका के भीतर एक झुंड बना लेते हैं, ठीक है। जब तारा बनता है तो एक तो यहाँ तारा बन गया, ठीक है, ये जब कणों मिलकर के तारे बना लेते हैं, एक तारे का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन ये जो पास में जो गैसें वगैरह रह जाती है तो ये आपस के अंदर मिलती है, और ये जब मिलती है तो एक झुंड बना लेती है, झुंड बना लेती है, यानी कि ये जब एक गैस, दो गैस, यहाँ गैस गैस अणु रेत, ये तारों के बनने के बाद जब जगह रह जाती है तो वो क्या करती है कि एक पिंड बना लेती है, और इस पिंड को है वो विज्ञान ज्योग्राफी की भाषा के अंदर ग्रहाणु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो ग्रहाणु, ये कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं। और ये जब ग्रहाणु है, ये एक ग्रहाणु ऐसा हो गया और एक ग्रहाणु फिर यहाँ एक ग्रहाणु ऐसा और बन गया, ठीक है। और जब ये नरा सारा ग्रहाणु मिलकर एक बड़ा ग्रहाणु बना ले, जिन आप कहते हैं कहीं पिंड, ठीक है। और पृथ्वी भी इसी प्रकार, ये पिंड क्या, इसको कह देते हैं हम ग्रह, और ग्रह इसी प्रकार से सूर्य बना है और इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी बनी है। तो इस प्रकार से है वो ग्रहों का निर्माण होता है, और ग्रह है वो सौरमंडल के 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 भागों में बांटे गए ग्रह कौन कौन से हैं, तो एक तो है पार्थिव ग्रह और एक है आपका जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह और दूसरा है जोवियन ग्रह। पार्थिव मतलब पास में, तो पास में होगा तो पास में कौन होगा, जो सूर्य के पास में है, ठीक है।
जो सूर्य के पास में है उसको हम कहते हैं पार्थिव, सूर्य के पास, सूर्य से दूर। दूर दूर है, ठीक है, और ये है पास। अब ये जब पास है तो इसके अंदर क्या है कि ये ठोस हो गए, क्योंकि ठोस इस प्रकार से हो गए क्योंकि यहां पर है वो गैस रह गई, लेकिन सूर्य के पास होंगे तो ये सूर्य का तापमान है वो गैस को नष्ट कर देगा, तो इसमें से है वो गैस खत्म हो गई, तो ये क्या हो गए, ठोस हो गए, ठीक है, ठोस, ठोस ग्रह। और ये है वो अभी भी इसके अंदर गैस से बनी हुई है, तो ये है गैस, गैसीय ग्रह। अब पास में है ना, हमेशा मंगल हमेशा पास में रहता है, मंगल चीजें हमें पास में चाहिए, और जो सन्नी चीजें हैं वो सन्नी चीजें हैं वो दूर होनी चाहिए, तो यहाँ एक हो गया आपका सन्नी, ठीक है। दूर बड़ा नाम है तो दूर होगा बृहस्पति, और सन्नी के साथ ही अरुण वरुण रहते हैं, अरुण और वरुण। तो ये चार यहां पर हो गए, और ये चार हैं, यहां पर है पृथ्वी, ठीक है, एक आपकी पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी जैसा का जैसा ही आपका हो गया मंगल, क्योंकि मंगल हमेशा पास में रहता है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका जो बुध है वो, ठीक है, बुध हो गया, और कौन सा रह गया, तो शुक्र रह गया, ठीक है, और ये शुक्र, तो ये है वो इसके पास में है, ठीक है, ये इसके पास में हो जाते हैं। इसके बाद इसका घनत्व है वो घनत्व अधिक है, इनका क्या है, घनत्व अधिक है, घनत्व तो इसका अधिक है, लेकिन इनका आकार कम है, वो आकार में क्या है, छोटे हैं, आकार में क्या है, तो छोटे हैं, छोटे हैं, और इनका कोई भी उपग्रह लगभग है ही नहीं, उपग्रह नहीं के बराबर, या सबसे कम उपग्रह किसके हैं, तो इनके सबसे कम उपग्रह हैं, कम मान लीजिए आप, नहीं के बराबर या कम, ठीक, उपग्रह कम है, इनका घनत्व है वो अधिक है, सॉरी घनत्व है वो कम है, इनका घनत्व कम है लेकिन आकार में बड़े हैं। आकार क्या है, आकार बहुत बड़ा है भाई साहब, नाम ही बृहस्पति है, जो आकार में तो बड़ा हुई सी, आकार बड़ा, ठीक है, नाम ही कितना बड़ा बृहस्पति, सन्नी कितना बड़ा, सन्नी बहुत बड़ा है। फिर दूसरा है उपग्रह, इसके उपग्रह बहुत है, उपग्रह क्या है, उपग्रह बहुत है इनके, उपग्रह बहुत है, ठीक है, उपग्रह इसके बहुत है, अधिक उपग्रह इन्हीं के हैं, ठीक है। और ये है वो क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच में आते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच में ये आते हैं, ये नहीं आते क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच। ये बीच में नहीं आते, ये क्या है कि बीच में नहीं आते। अब क्षुद्र ग्रह पट्टी क्या है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच की जो पट्टी है उसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। ये मंगल के बीच में नहीं आते, ये बृहस्पति के बाद में, यानी बृहस्पति से स्टार्ट होते हैं, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, यहाँ और सन्नी, ठीक है, और ये है वो इसके अंदर आते हैं, यानी मंगल को आप यहां लिखेंगे, ठीक है, तो ये इसके अंदर आते हैं, यहां से लगोगे तो इसको अंदर आ रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं, ये अंदर में है, ये बाहर है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंदर हो जाते हैं और ये बाहर हो जाते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी का उद्गम, पृथ्वी का उद्गम किस प्रकार से होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी का उद्गम, पृथ्वी का उद्गम किस प्रकार से होता है। पृथ्वी का उद्गम है वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी का जब उद्गम हुआ था तो पृथ्वी अत्यधिक वीरान थी, कुछ भी नहीं था, ये सुन्नी सानी पड़ी, सपा सुन्नी सान पड़ी। पहले शुरुआत में क्या थी, तो वीरान थी, वीरान, और इसका निर्जीव पड़ा था, क्या निर्जीव, इसका जो उपग्रह है वो पड़ा था निर्जीव उपग्रह। अब निर्जीव उपग्रह कौन सा है, तो इसका निर्जीव उपग्रह है चंद्रमा। चुपचाप पड़े हो, ठीक है, कोई काम को नहीं हो, वीरान पड़ी, अंश तापमान हो, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी दो गैसें थी। सबसे पहले कौन सी गैसें थी, तो हाइड्रोजन, यानी कि यही दो गैसें हैं वो हर जगह आती है, स्वतंत्र गैस आई है भाई, मन लगे, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसें थी, ठीक है। और वीरान, एकदम वीरान थी, कुछ भी नहीं था। फिर इसमें बनता है एक स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल, पहले बनता है क्या, स्थल मंडल।
स्थल मंडल का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। स्थल मंडल का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, तो ये जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी अत्यधिक गर्म होती है, ठीक है, भयंकर तरीकों गर्म हुआ है, भयंकर तरीकों गर्म हुआ, फिर भी कमाने हुआ है विस्फोट, चुना इसके अंदर होता है विस्फोट, ठीक है। गर्मी और गर्मी के बाद होता है इसमें विस्फोट, गर्मी और गर्मी के बाद होता है इसमें विस्फोट, विस्फोट, और विस्फोट होने के बाद क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, तब विस्फोट होता है, तो ये विस्फोट के अंदर ये पृथ्वी क्या करती है कि अपने केंद्र में है वो क्या करती है, तो लोहा और निकल, लोहा और निकल को समाहित कर लेती है, लोहा और निकल को समाहित कर लेती है, लोहा और निकल को है वो अपने अंदर समाहित कर लेती है, और पिघल करके है ये चीजें है वो इसके पृथ्वी के अंदर चली जाती है, ठीक है, यह केंद्र के अंदर चली जाती है, ठीक। उसके बाद जो है वो समय के साथ साथ जब पृथ्वी ठंडी होती है तो इस पर तीन पट्टी बन जाती हैं, यानी समय के साथ ठंडी होती है और तीन प्लेट बन जाती है, तीन परतें बन जाती है, तीन परतें, तीन परतें कौन सी है, तो एक तो है आपकी परपट्टी, ठीक है, दूसरी है आपकी मेटल, ठीक है, और तीसरी है आपकी क्रोड। तो ये तीन है वो पट्टियां बन जाती है, इसमें तीन प्लेट परतें बन जाती है, परपट्टी बन जाती है, मेटल बन जाती है और क्रोड बन जाती है, और इस प्रकार से वो स्थलमंडल का जो है निर्माण हो जाता है। जब ये स्थलमंडल का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद होता है हमारा वायुमंडल, ठीक है। उस वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, ठीक, स्थलमंडल बन गया, अब हमारा बनता है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है कि सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसी दो गैसें होती है, जब विस्फोट होता है तो ये गैसें हैं वो पृथ्वी पर बिखर जाती है, जब ये गैसें पृथ्वी पर बिखर जाती है, पहले कौन सी गैसें बिखरती है, तो हाइड्रोजन बिखरती है, और दूसरी आपकी हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें पहले बिखरती है, ठीक है, ये जो है गैसें बन जाती है, गैसों से एक वायुमंडल, जो गैसों का एक मंडल बनता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। फिर इसमें धीरे धीरे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद धीरे धीरे इसमें आती है कौन सी, तो इसमें आती है मीथेन, मीथेन के बाद आती है इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो इस प्रकार की गैसें आती है, लेकिन इसमें फिर भी ऑक्सीजन है वो नहीं आती, ठीक है। आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन है वो नहीं आती, ऑक्सीजन इसमें नहीं आती है, वायुमंडल बन जाता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन गैस है वो बिल्कुल भी नहीं आती। ऑक्सीजन गैस कब आती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब ये वायुमंडल बन जाता है तो ये वायुमंडल बनने के बाद ये सब चीजें गैसें वगैरह बन जाती है, इसके बाद हमारा बनता है जलमंडल, ठीक है। अब ये जलमंडल किस प्रकार से बनता है, जलमंडल किस प्रकार से बनता है, तो ये जो गैसें हैं इन गैसों की वजह से है वो वाष्पन उत्पन्न होता है, यानी कि वाष्पीय चीजें पहली हो जाए, कौन वाष्पन हो जाए, नरसार की गैसा हो जाए, गर्मी तो पैदा हुई है ना, गर्मी हो जाए, वाष्पन हो जाता है, और ये जब वाष्पन हो जाता है तो क्या होती है कि मूसलाधार बरसात होती है, ठीक है, मूसलाधार बारिश। अब ये मूसलाधार बारिश होती है तो इस मूसलाधार बारिश होने से भाई साहब महासागर बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, तो मूसलाधार बारिश होने से महासागर बनते हैं, महासागर। अब ये जब महासागर बनते हैं तो मूसलाधार जब बरसात होती है तो पृथ्वी पर मूसलाधार बरसात होती है, तो पेड़ पौधे भी भाई उगते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे उगते हैं, और महासागरों में भी है, ठीक है, महासागर भी बनते हैं, और महासागरों से क्या है कि हमें क्या बनते हैं, महासागरों में होती है क्या, तो प्रकाश संश्लेषित की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर शुरुआत होती है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में आप सभी को संश्लेषण पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, जो है समुद्र आपका जो चीजें हैं वो क्या करती है, जैसे हमारे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है, और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी ऑक्सीजन गैस है वो तब आती है जब हमारा जलमंडल बन जाता है, जलमंडल बनने के बाद है यहाँ पर वह है वो ऑक्सीजन की शुरुआत होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है, ये बाद में यहाँ पर जलमंडल की शुरुआत होती है, और उसके बाद ये कब होता है, तो जब ये बारिश होती है और मूसलाधार बरसात होती है तो प्रकाश संश्लेषण है वो 250 से 300, कितने 250 से 300 करोड़ वर्ष बाद में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है, इन गैसों के 250 से 300 करोड़ वर्ष बाद ये है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद हमारा होता है जीव, जीव पृथ्वी पर जीवमंडल की शुरुआत, यानी जीव किस प्रकार से आते हैं, तो जीवों का जो है वो पृथ्वी पर कब आते हैं, जीवन की शुरुआत कब होती है, तो 3.8 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, 3.8 करोड़ वर्ष, यानी बाहर किसी बात है, बाहर इसी की थोड़ा दिन पहले जीवन की शुरुआत हुई है, ठीक है।
तो इस प्रकार से है वो जीवन की शुरुआत होती है। अब हम पढ़ते हैं हमारी पृथ्वी के उपग्रह, किसके उपग्रह जाता है और किसके उपग्रह कम है। तो उपग्रहों के बाद ये है हमारा पृथ्वी कंप्लीट हो जाती है, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक होगा स्टार्ट, और फिर हम पहले पढ़ लेते हैं उपग्रह। उपग्रहों के बाद है वो हमारी पृथ्वी का जो है उत्पत्ति एवं विकास है वो पूरा हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे उपग्रह, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, ठीक है। पहले तो हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी। तो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के एक तो है प्राकृतिक उपग्रह और एक है आपका कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है। प्राकृतिक, प्राकृतिक में कौन सा आता है, तो हमारा आता है चंद्रमा, ठीक है। लेकिन हमने भी भाई मनुष्य मनुष्य भी कम थोड़ी है, अल्लाह भाई मनुष्य कम नहीं है भाई, मनुष्य बड़ा। मनुष्य ने बनाया, वो कौन सा बनाया, तो इसने बनाया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट नाम को कहीं 1975 का अंदर उपग्रह खुद को बना लियो, ठीक। तो ये उपग्रह है वो पृथ्वी के उपग्रह हो गए। उसके बाद सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं और किसके नहीं है, तो हम बात करते हैं बिना उपग्रह वाले। बिना उपग्रह वाले, तो बिना उपग्रह वाला कौन कौन सा है, तो बिना उपग्रह वाला दो है, ठीक है। कौन कौन सा है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह होने, ठीक है। बुध और शुक्र। सर्वाधिक किसके हैं, सर्वाधिक भाई साहब शनि महाराज के लाद तारीख 11 को नाड़े दादू 11 शनि, 11 नाड़े दादू शनि महाराज के 11 है, ठीक है। और फिर जो है वो सबसे बड़ा किसका है, तो सबसे बड़ा वो है गैनीमिड। सबसे बड़ा ये बृहस्पति का है, क्योंकि नाम ही बड़ा है, तो गैनीमिड। गैनीमिड जो किसका है, बृहस्पति का है। ये किसका है, तो बृहस्पति का है। गैनीमिड किसका है, गैनीमिड बृहस्पति का है। और इसके बाद है वो हमारी पृथ्वी जो उत्पत्ति एवं विकास है वो टॉपिक हो जाता है।